श्रीलंका के साथ में खड़े, श्रीलंका के अगर साथ में वाकई में ईमानदारी से भारत खड़ा होता तो जो चाइनीज वहां पर वो बना है, जो बंदरगाह चाइना के हाथ में है, जो एक तरह से बंदरगाह का नौसैनिक अड्डा है, वो चाइना के हाथ में, वो चाइना के हाथ में नहीं जाता, वो भारत के साथ ही होता, श्रीलंका के पास ही होता, और वो भारत को कोई खतरा वहां से नहीं होता। तो भारत कह देना कि हम साथ में, मतलब वो एक तरह से कैसे कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा, कि क्या है तुम्हारे पास में जो उसे दे दोगे तुम। वो तो कह रहे हर परिस्थिति में हम खड़े हैं। नहीं, हर परिस्थिति में खड़े हो तो दो ना उसको। अगर तुम ये कहते हो या भारत सरकार ये कहती है कि तुम हर परिस्थिति में खड़े हो, वो वहां पे है, तुम यहां खड़े हो, कह रहे हो हाँ खड़े हैं भैया तुम्हारे साथ में, इससे खड़ा होना कहोगे क्या? अगर तुम खड़े हो तो वो दुनिया भर से जो गुहार लगा रहा है कि उसे आर्थिक मदद की जाए, दो आप उसे आर्थिक मदद। जो वो कह रहा है कि उसे अनाज चाहिए, दो आप उसे अनाज। जो हल्दी वो बाहर से खरीदते हैं, वो दो ना हल्दी, उर्वरक दो ना उनको, जो भी चीज उन्हें चाहिए तुम दो उनको। पर तुम किस स्थिति में हो तुम्हें मालूम है। तुम्हारी खुद की हालत यह है कि जो नीति श्रीलंका अपना रहा था वही भारत सरकार अपना रही है यहां पर। और भारत सरकार के भी लोग लगातार अब कहने लगे, आप तो मीडिया के साथ ही लगातार कवर कर रहे हैं, लोग ये कहने लगे हैं कि धीरे धीरे भारत भी श्रीलंका वाली स्थिति की तरफ ही बढ़ रहा है। तो जब तुम खुद उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हो, तुम उसकी मदद क्या करोगे? हाँ कर सकते हो अगर ईमानदारी से करना चाहो तो, लेकिन तुम जब अपने ही देश का भट्टा बैठाने पे तुले हुए हो, तुम अपने ही देश में श्रीलंका की स्थिति को लाने के लिए तुले हुए हो, तो तुम वहां उनके लिए क्या मदद दोगे? आपकी नीयत साफ हो जाती है इसी से। भारत को डरना चाहिए श्रीलंका परिस्थिति देखकर। नहीं, निश्चित रूप से डरना चाहिए कि यहां जो होगा, आप देखिए वहां तो आप एक तरह से मानिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ पूरी क्रांति हो गई, लेकिन वहां खून खराबा नहीं हुआ। निश्चित रूप से कुछ लोगों को चोट लगी है, जैसे कल ही की रिपोर्ट बताई जा रही है कि 100 के लगभग लोगों को चोटें लगी हैं पुलिस से टकराव के दौरान, लेकिन खून खराबा उस तरह का नहीं हुआ। पर यह बात भारत के विषय में आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहां जिस तरह की नफरत है, जिस तरह की सरकार भयानक तरीके से धर्म के आधार पर नफरत फैला रही है, झूठे मुकदमे कर रही है, बेगुनाह लोगों को जेल में बंद कर रही है, यहां अगर वो परिस्थिति यहां पे आ गई तो यहां पे उसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे। यहां पे खून खराबा ज्यादा होने की संभावना है। एक तो श्रीलंका में जो धार्मिक बहुसंख्यक हैं, उन्होंने धर्म के आधार पर जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति जो नीति अपनाई, उनका जो अपमान किया, उनका जो हक छीना, एक बहुत बड़ा असंतोष उसकी वजह से था। ये यूं कह सकते हैं कि मेन कारण जो है वो बना। दूसरा, उसके साथ साथ जो सरकार वहां पर थी, विशेषकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, धर्म के नाम पर वो सत्ता में आए, लेकिन उसके बाद में आने के बाद में जो आर्थिक नीतियां उन्होंने अपनाई और जिस तरह के काम उन्होंने किए, वो किसी भी सूरत में देश के हक में तो नहीं थे, कम से कम श्रीलंका के हक में तो नहीं थे। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो रासायनिक उर्वरक आते थे एकदम उनका जो आया था वो बिल्कुल बंद कर दिया। आप पूरी तरह से पहले तैयार नहीं हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए, आपके पास सारी व्यवस्था नहीं है, वो सारी चीज जो करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो, अचानक आप ये सारी चीजें कर देते हैं, एक पूरा बंद, और दूसरा जो है आपके भैया ऐसे करो, तो खेती में निश्चित रूप से गिरावट आई। इसके साथ साथ जो गिरावट आई और जो वहां का व्यापार घाटा था, वो व्यापार घाटा जिस तरह से बढ़ने लगा और वहां की सरकार अंधाधुंध कर्ज लेने लगी, उस कर्ज ने एक तरह से रीढ़ तोड़ दी और उसका नतीजा यह हुआ कि कर्ज जब बढ़ता चला गया, सो एक स्थिति श्रीलंका की अब यह आ गई कि जो उस कर्ज की किस्त जाती थी पटाने के लिए, कर्ज को पटाने के लिए, वो किस्त भी देने की स्थिति में श्रीलंका नहीं है। नतीजा, उसने और कर्ज मांगा आईएमएफ से, उन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम्हारी कोई भी कर्ज देगा तो पहले यह देखेगा कि भाई तेरी लौटाने की स्थिति है या नहीं है, या तेरी व्यवस्था, तेरी योजना, तेरी रणनीति कुछ इस तरह की है नहीं है कि इसको कर्ज को लौटा पाओगे, नहीं लौटाओगे तो सब आप जानते हो। और यह स्थिति इसलिए भी आई
कि उन्होंने जब ये आर्थिक संकट आया तो नोट छापना शुरू कर दिए। आप नोट एक लिमिट में तो छापोगे, उसका एक गणित है, एक तरीका है। ये नहीं कि आंख मीच के आप छापे चले जाओगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ी। सो इस तरह की जो आर्थिक मार पड़ी, उस हालात में एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास में रोटी नहीं है, भूखों मर रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, और एक तरफ सरकारी वो तंत्र है जो मौज ले रहा है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो अपनी मौज मस्ती में ही मस्त है। सो इन हालात ने श्रीलंका को वहां लाके खड़ा कर दिया कि अल्टीमेटली जनता को सड़क पर आना ही पड़ा, आना ही था। जब आप भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाएंगे, जब आप एक धर्म विशेष की बात करेंगे, बाकी सबको कहेंगे जो आप ही के देश के निवासी हैं, जो आप ही के यहाँ के रहने वाले हैं, जिनको आप ये कहेंगे कि नहीं ये तो है ही नहीं मेरे देश के, और उनके प्रति नफरत भरी, घृणा वाली आप नीति अपनाओगे, तो नतीजा ये है कि लोग सब सड़क पर आएंगे। सर, इस संकट से निकल पाएगा श्रीलंका? क्योंकि नहीं। एक महीने पहले फिर हुआ, कल से फिर स्थिति खराब है। नहीं, देखिए, निकल पाएगा एक चीज से तो एक मान सकते हैं आप कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी, उन लोगों के हाथ से तो सत्ता छीन ली गई है। एक तरह से यहां तक तो जो श्रीलंकन क्रांति है वो पूरी तरह से पूर्ण हो गई। अब आगे की बात है कि जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वहां पर, जो इस स्थिति को, इस शासन प्रशासन की जो बागडोर जिनके हाथ में जो संभाल रहे हैं उसको, वो किस तरह से ये जो इतना बड़ा आर्थिक संकट है उसे कैसे रोकेंगे। आखिर में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कर्ज तो लेना पड़ेगा, और कर्ज आपको कोई तभी देगा जब आप उसको उतारने की स्थिति में हो। 5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज अकेले चाइना का है। इसीलिए चाइना का कर्ज चुकाने के लिए जो श्रीलंका का जो बंदरगाह था, वो बंदरगाह चाइना को देना पड़ा, जिससे हमें सीधा सीधा खतरा है। भाई, भारत को उस बंदरगाह के चाइना के हाथ में जाने से सीधा सीधा खतरा है, और चाइना के पास पैसा है, उसकी नीति भी यही है कि जो भी उससे लेना चाहे, पैसा लाना चाहे दे देगा, और उसके एवज में जो है वो जमीन उससे ले लेगा। यही हालत मालदीव की है, जहां वो कई टापू उसने खरीद लिए और उनको खरीद के वहां पर नौसैनिक अड्डा बना रहा है चाइना। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से निश्चित रूप से निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं असंभव नहीं है। हां, वहां के जो लोग हैं, वहां की जो वर्तमान जो सरकार है, एक तरह से सरकार नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि जो भी वहां विधायिका का मेंबर है, यानी कि एमपी है, कोई भी है, पब्लिक उसको देखते ही मारने के लिए, उसके घर को जलाने के लिए आतुर है। ये स्थिति है, मतलब इस कदर उन्हें नफरत हो गई है कि वो किसी को भी देखना नहीं चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि कुछ नए लोग आएंगे, और वो बड़े धैर्य के साथ, समझ के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंध बनाकर, और अंतरराष्ट्रीय स्तर से उन्हें कोई ना कोई एड मिले, तब जाके धीरे धीरे श्रीलंका खड़ा होगा। लेकिन बात ये रही है हमेशा, और ये हर किसी के लिए है, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एड देता है, वो पहले अपने हित को जो है सामने रख के चलता है। अगर उसका हित होगा, या तो कुछ लेना चाहेगा, या तो जमीन का टुकड़ा लेना चाहेगा, या व्यापार की स्थिति है कि भैया वहां मुझे उसमें सुविधा मिलनी चाहिए, ये जो सारी चीजें हैं उनको देखकर ही कोई सहयोग करेगा। अब देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है। आपको नहीं लगता बहुत खतरनाक है देश के लिए? निश्चित रूप से। देखिए, नफरत कहीं भी फैले, कोई भी फैलाए, वो सबके लिए और हर जगह खतरनाक ही होती है, क्योंकि नफरत का जो धर्म है वो केवल घृणा फैलाकर खून खराबा करने की तरफ ही जाता है, और उसके पीछे जो लोग ये फैलाते हैं उनका निस्वार्थ होता है, और वो निस्वार्थ जो मैक्सिमम होता है, या तो सत्ता की प्राप्ति, या जमीन की प्राप्ति, या संपत्ति की प्राप्ति, या पैसे की प्राप्ति, ये उसके पीछे मेन कारण होते हैं। और देश में जबरदस्त तरीके से फैलाई जा रही है भारत में नफरत। अब पार्टी, मतलब एक पार्टी विशेष, या यूं कहो कि संगठन विशेष द्वारा संगठित रूप से फैलाई जा रही है। सरकार द्वारा, वर्तमान भारत सरकार द्वारा बहुत ही संगठित रूप से, बहुत तरीके से सिलसिलेवार फैलाई जा रही है। श्रीलंका से ज्यादा बड़ा खतरा हमें है? निश्चित रूप से खतरा है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जो हालात हैं, आप इसको इस तरह से भी जरा कैलकुलेट करें कि वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है। देखिए, भारत के रुपए की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है। भारत का जो व्यापार घाटा है, यानी जो हम निर्यात करते हैं विदेशों को, और जो हम विदेशों से आयात करते हैं,
उसको व्यापार घाटा जो वो व्यापार घाटा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और आज की तारीख में वो 27 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है जो घाटा है। इसके साथ साथ रुपए की कीमत घट रही है, डॉलर के मुकाबले लगभग 80 रुपए हो गया रुपया जो है। सो इस स्थिति में क्या होगा, निर्यात इस स्थिति में कम होगा, महंगा होगा और आयात जो होगा वो आयात भी उसके लिए हम ज्यादा विदेशी मुद्रा हमें देनी पड़ेगी और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार अब घट रहा है। वो आज की तारीख में घट के काफी नीचे 500 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो आ चुका है, 550 बिलियन डॉलर के आसपास जो वो आ चुका है। तो हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ और जो चीज है वो देखें आप कि भारत के ऊपर जो कर्जा था 2014 में भाजपा सरकार के आने के बाद, आने से पहले तक, यानी यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले तक 2014 में भारत पर कर्जा था 53 लाख करोड़। आज जब आप और हम बात कर रहे हैं वो कर्जा 135 लाख करोड़ हो चुका है और रिजर्व बैंक का आकलन है, उनका अनुमान है कि अगले साल 2023 में 31 मार्च तक वो जो कर्जा है भारत पर वो 155 लाख करोड़ पार कर जाएगा। तो ये मतलब जो जीडीपी आपकी है लगभग जीडीपी के साथ बराबर ही आपका जो कर्जा है वो पहुंच जाएगा। कैसे पटाएंगे आप, ये बताएं ना कि कैसे पटाएं, क्योंकि जो हालत हो सरकार ने कर दी है, किसी भी तरह से हमारा जो उद्योग है वो किसी भी तरह से बढ़ नहीं रहा, फल फूल नहीं, बढ़ेगा कैसे? जो मैन्युफैक्चरिंग है, उत्पादन है, वो बढ़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए कुछ नहीं है और बहुत कुछ आपके लिए जो है जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाइना से आ रहा है, चाइना के साथ लगातार व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। सो जो आपकी इस्तेमाल की चीजें, यानी कि यहां के धार्मिक संस्कारों में, यहां के त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली लगभग सारी चीजें अब चाइना से आ रही हैं। आप हर चीज को देख रहे हैं आप। सो ये जो स्थिति भारत में हो गई है, इस स्थिति में भारत लगातार उस तरफ जा रहा है। दूसरा आप देखें, रोजगार जो पहले से ही खाली सीटें पड़ी हैं सरकारी क्षेत्र में, अगर हम देखें उनको भरा नहीं जा रहा और जो रिटायर हो रहे हैं वो उनको भी भरने की कोई कोशिश नहीं हो रही, क्योंकि सरकार पूरी तरह से इस रोजगार वाले मामले को खत्म करना चाहती है। चंद लोग रखना चाहती है जो उसकी सरकार चलाने के लिए काफी हों। यह सरकार का जो आगे की रणनीति है। जितने भी सरकारी उद्योग उन सबको बेचा जा रहा है और आप जानते हैं कि सरकारी उद्योग बेचने का मतलब है निजी क्षेत्र में जो आप बेच रहे हैं औने पौने दाम में मोदी जी अपने यारों को दे रहे हैं। उसका मतलब यह है कि जैसे ही सरकारी उद्योग कोई निजी हाथ में जाता है 80% रोजगार खत्म हो जाता है, यानी नौकरी करने वाले जो लोग थे उसमें 80% की नौकरी एक झटके में खत्म। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। तो जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आपने कभी सोचा था कि आटे पर भी सरकार जो है वो लगा सकती है, जीएसटी लगा सकती है? आपके देश में शुरू हो गया।